नेक्स्ट फाइटो हार्मोन जो कि नॉन क्लासिकल कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग नॉन ट्रेडिशनल हार्मोन कहते हैं, वो है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड को साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत लेट में इसको एज ए फाइटो हार्मोन कंसीडर किया गया। उसके पहले इसको एज ए फाइटो हार्मोन कंसीडर नहीं किया जा रहा था। और सैलिसिलिक एसिड नोन है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। तो हम लोग अभी देखेंगे, जैसे हमने आपको बताया था कि जब कोई भी स्ट्रेस होता है प्लांट में तो 3 हार्मोन काम करते हैं, इथाइलिन, सैलिसिलिक एसिड, जस्मोनिक एसिड। तो उसमें से जो डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर कोई बायोटिक स्ट्रेस आया है तो वहाँ भी सैलिसिलिक एसिड का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अब हम लोग सैलिसिलिक एसिड के बारे में जानते हैं कि सैलिसिलिक एसिड को हम लोग मिथाइल सैलिसिलेट कहते हैं। ये मिथाइल एस्टर्स होते हैं। तो मिथाइल सैलिसिलेट और सैलिसिलिक एसिड एक्चुअली में क्या होते हैं, अगर उनका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो वो होते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, मतलब एक टाइप के फिनोलिक्स होते हैं। और उन फिनोलिक्स में आपको पता है कि जब बेंजीन रिंग में एक OH ग्रुप लगता है तो फिनॉल बन जाता है। उसमें अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए तो वो क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो फिनोलिक्स से ही ये मतलब इसका फॉर्मेशन होता है सैलिसिलिक एसिड का, जो होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। is a naturally occurring secondary metabolite phenolics with analgesic property। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी मतलब कि पेन रिलीफ करने वाली प्रॉपर्टी इसके पास होती है। हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज अ केमिकल सिग्नल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग दिस थर्मोजेनेसिस इवेंट इन वोडो लिली। अब एक प्लांट होता है, एक फ्लावर होता है वुडो। ठीक है, वुडो लिली बहुत लंबा फ्लावर उसका होता है। आप देखिए 80 सेंटीमीटर का फ्लावर होता है। उसमें एक इन्फ्लोरेंस होता है जिसको हम लोग स्पेडिक्स बोलते हैं। और उस स्पेडिक्स में क्या होता है कि इंटरनल स्टेम, मतलब कि जो स्टेम वाला पोर्शन होता है वहाँ पे क्या होता है कि मीन्स की हीट जनरेट होती है। और वो हीट जनरेट कितना होता है कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा उससे 14 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस स्टेमनेरिया एरिया का। तो इस तरीके से ये कुछ अभी हम आपको आगे और इसका डिटेल डिस्कस करेंगे, जो इसकी डिस्कवरी हुई थी उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि जो सैलिसिलिक एसिड है वो उसका जब स्टार्टिंग में फंक्शन क्या देखा गया कि वो थर्मोजेनेसिस इवेंट कॉज करता है वुडो लिली में। अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। इसके अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक हिपोक्रेट्स, आपने नाम सुना होगा हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स कौन है, जो कि फादर हैं मॉडर्न मेडिसिन के। जो भी आजकल हम लोग मेडिसिन, तो वो उनको हिपोक्रेट्स को मॉडर्न मेडिसिन का क्या कहा जाता है, फादर। अब ये जो बात है, ये बात बहुत पुरानी है, मीन्स कि 460 to 370 BC, मतलब बहुत पुरानी बात है। आप इसको ये समझिए कि 2000 साल पहले से भी बात है, ठीक, पुरानी बात है। उस समय क्या होता था, जो हिपोक्रेट्स थे वो लोगों को ये सजेस्ट करते थे, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट थे या जो भी मेडिकल एसोसिएट पर्सन थे, वो लोग क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि कुछ ऐसे प्लांट से कुछ ऐसी चीज़ें निकलें जिससे कि वो मेडिसिनल वैल्यू हो। तो उन्होंने मतलब वो सर्च कर रहे थे, तो उन्होंने एक लोगों को सजेशन दिया कि एक विलो प्लांट होता है, ठीक है, विलो प्लांट होता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है सैलिक्स एल्वा। ठीक है, सैलिक्स एल्बा होता है, सैलिक्स अल्बा एक प्लांट होता है। वो जो सैलिक्स अल्बा प्लांट है इसका कॉमन नेम क्या है, विलो। तो इस विलो के बार्क को अगर लोग मतलब कि च्यू करें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पेन रिलीफ होता है। ठीक है, उससे पेन रिलीफ होता है। तो ये बताया उन्होंने। हिपोक्रेट्स ने बहुत पुराने टाइम में, मतलब कि जब बहुत पहले का टाइम था, तो उस समय एक विलो प्लांट होता था जिसका साइंटिफिक नेम सैलिक्स अल्बा है। उसके बार्क को अगर कोई भी लेता है तो उससे क्या होता है, पेन रिलीफ होता है। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए बकनर, ठीक है, बकनर ने क्या किया, उस कंपाउंड को आइसोलेट किया और उसका नाम रख दिया सैलिसिन। क्यों सैलिसिन रख दिया, इस सैलिक्स, इसके नाम की वजह से इसका नाम रख दिया सैलिसिन, जो भी वो कंपाउंड मिला। अब इसके बाद फिर कुछ समय बाद क्या देखा गया कि एक प्लांट होता है डकवीड।
डकवीड एक प्लांट होता है, उस डकवीड प्लांट, ये लॉन्ग डे प्लांट है, ये लॉन्ग डे प्लांट है। इस लॉन्ग डे प्लांट पे इसके फ्लावरिंग पर स्टडी हो रही थी, इस लॉन्ग डे प्लांट की फ्लावरिंग पर स्टडी हो रही थी। तो जब फ्लावरिंग पर स्टडी हो रही थी तो उसी समय सपोज कि जो डकवीड प्लांट होते हैं तो इसके अभी नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। तो हम बताएंगे कि जो इसका फ्लोएम होता है, फ्लोएम में जो फ्लोएम सैप होता है, सैप में क्या होता है, शुगर होता है। तो एक मीन्स इंसेक्ट होता है एफिड, ठीक है, एफिड होता है। ये एफिड क्या करता है कि इसके पास सपोज ये एफिड है, इसका एक लंबा सा स्टाइलेट होता है, जो कि क्या करता है एफिड, सपोज ये एफिड है और इसका एक स्टाइलेट है ये, तो ये क्या करता है कि फ्लोएम के अंदर अपने स्टाइलेट को क्या करता है, इंसर्ट करता है और जो ये सैप है इसको सक करता है। तो मतलब उसको ये तो फूड की तरह वो यूज़ कर रहा है। तो जब ये सक करता है तो इसमें जो इसने सक किया है सैप को, उसकी स्टडी की गई। तो उसकी स्टडी में क्या देखा गया कि उसमें सैलिसिलिक एसिड था, ठीक है, उसमें क्या था, सैलिसिलिक एसिड था। मतलब आप उसको हनी ड्यू भी बोल सकते हैं, जो फ्लोएम सैप होता है उसको हनी ड्यू भी बोलते हैं। तो हनी ड्यू में क्या देखा गया कि उसमें सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। तो उस समय तो वहाँ पे वो फ्लावरिंग की स्टडी कर रहे थे, तो उस फ्लावरिंग की स्टडी में ये सारे स्टडी हुए। लेकिन बाद में और तो उस समय ये माना गया कि शायद ये सैलिसिलिक एसिड फ्लावरिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर सैलिसिलिक एसिड को जेंथियम प्लांट में डाला गया। जेंथियम एक शॉर्ट डे प्लांट है, तो वहाँ देखा वो फ्लावरिंग का पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से फिर उस समय तो ये बता दिया कि फ्लावरिंग के लिए ये नॉन स्पेसिफिक फ्लावरिंग है, मतलब कि जो इस प्लांट में डकवीड प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है वो नॉन स्पेसिफिक है, उसके लिए उसको सैलिसिलिक एसिड को एज ए मतलब कंसीडर नहीं किया गया। फिर कुछ समय बाद लैमार्क, जो लैमार्क बहुत फेमस है, आप जानते हैं जिनका जेनेटिक्स में जो भी रोल था, तो लैमार्क जब आए तो लैमार्क ने क्या किया कि उन्होंने लिली प्लांट होता है, एक लिली प्लांट होता है, लिलीज में क्या देखा कि लिलीज में जो उनका इंटरनल स्टेमेन एरिया, मतलब कि जो स्टेम का एरिया होता है मेल फ्लावर में, वहाँ पे उन्होंने देखा कि हीट जनरेट होती है, ठीक है, हीट जनरेट होती है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क था कि ये हीट क्यों जनरेट हो रही, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की। फिर जो हमने आपको अभी इससे पहले बताया कि वुडो लिली था, उसमें भी देख रहे थे कि इन्फ्लोरेसेंस जहाँ पे पार्ट था वहाँ पे 14 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मीन्स ज़्यादा था, इन्वायरमेंट से इतना ज़्यादा टेम्परेचर था। तो इन सब चीज़ों से क्या निकल के आया कि फिर बाद में ये ऑब्जर्वेशन की गई कि जैसे आपको पता है कि प्लांट में एक साइनाइड रेजिस्टेंस, प्लांट में क्या होता है, एक साइनाइड रेजिस्टेंस फॉस्फोराइलेटिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे चलता है, ठीक है, वो एनिमल्स में नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए साइनाइड अगर एनिमल्स को दिया जाए तो एनिमल तो तुरंत गए, क्योंकि उनके कॉम्प्लेक्स 4 पे शायद ये ब्लॉक कर देता है। अब इसके बाद अगर प्लांट को साइनाइड दिया जाता है तो प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि प्लांट में क्या है कि प्लांट में एक साइनाइड रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये पाथवे चलता है तो उस समय बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हाई एनर्जी, तो कुछ एटीपी बनता है और जो अनयूज्ड मीन्स एनर्जी होती है उसको एज ए हीट के फॉर्म में क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए पर्टिकुलर जहाँ पे साइनाइड रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होती है, ठीक है। अब इसके बाद तो अब वो जो वुडो लिली है, वुडो लिली में इस हीट से क्या फ़ायदा होता था कि मतलब जो कंपाउंड थे जैसे कि अमीन्स होते हैं या इंडोल कंपाउंड्स होते हैं, तो उनमें होता था वोलेटाइजेशन, ठीक है। वो मतलब क्योंकि हीट की वजह से वो क्या होते थे, वोलेटाइल मैकेनिज्म शो करते थे, और वोलेटाइल मैकेनिज्म होने की वजह से उनमें फाउल क्या होती थी, स्मेल आती थी। और उन फाउल स्मेल की वजह से क्या होता था कि जो इंसेक्ट, जो पॉलिनेटर्स होते थे वो पास में आते थे और वहाँ से इंसेक्ट वो इंसेक्ट क्या करेंगे, पॉलन को स्प्रेड करने में हेल्प करते थे। तो इस तरीके से, क्योंकि प्लांट में एक चीज़ हम लोग कहाँ पे सैलिसिलिक एसिड को खोज रहे हैं और कहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही, तो हर मैकेनिज्म के पीछे कुछ ना कुछ मीन्स फंक्शन है। तो ये तो आप समझ गए कि ये तो इंसेक्ट के पॉलिनेशन के लिए हीट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गई वुडो लिली में। लेकिन वो हीट जनरेट कैसे होगी, ये भी पता चल गया कि साइनाइड रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है उससे हीट जनरेट हो रही है, या जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे।
अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे। फिर बाद में क्या किया गया कि और स्टडी की गई, मतलब कि जो ये वुडो लिली था इसका स्पैडिक्स लेके इसके स्लाइसेस करके फिर मतलब जीन लेवल पर स्टडी की गई। तो क्या देखा गया कि सैलिसिलिक एसिड किसी ऐसे जीन को एक्सप्रेस कराता है, ऐसे जीन को इंड्यूस कराता है जो जीन क्या बनाता है, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज। ठीक है, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज। तो अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज ही साइनाइड रेजिस्टेंस मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि इलेक्ट्रॉन को बाईपास करा देता है, इसीलिए उसको कहते हैं अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज। तो अब ये फिर बाद में पता चला कि वो जो अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज है वो कौन इंड्यूस करा रहा है, वो करा रहा है सैलिसिलिक एसिड। तो इस तरीके से पता चला कि तो फिर रीजन क्या होगा कि सैलिसिलिक एसिड जब अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज को इंड्यूस कराएगा तो उससे क्या होगा कि अल्टरनेटिव पाथवे चलेगा। जब अल्टरनेटिव पाथवे चलता है तो क्या होता है कि हीट जनरेट होती है, कुछ एनर्जी तो एटीपी यूज हो जाती है, कुछ एज ए हीट निकलती है। तो इस तरीके से ये पता चला कि जो लिलीज में थर्मोजेनेसिस हो रहा है, लिलीज में जो थर्मोजेनेसिस मीन्स की हीट को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, थर्मोजेनेसिस। ठीक है, थर्मोजेनेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है वो किसकी वजह से इंड्यूस हुआ, सैलिसिलिक एसिड की वजह से इंड्यूस हुआ। तो लिलीज में जो वो कंपोनेंट पाया जाता था उसको बोला गया कैलोरीजेन। कैलोरीजेन मतलब आप ये समझिए, कैलोरीजेन नाम से ही पता चल रहा है, जैसे फ्लोरीजेन था तो फ्लोरीजेन का काम क्या था, फ्लावरिंग करवाना। ठीक है, तो कैलोरीजेन का काम क्या, हीट जनरेट कराना। तो सैलिसिलिक एसिड को एज ए कैलोरीजेन माना गया। ये इसकी डिस्कवरी थी ओवरऑल। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, हिप्पोक्रेट्स जो मॉडर्न मेडिसिन के फादर थे, उन्होंने बहुत पुराने टाइम में जो विलो होता है, विलो बार्क जिसका साइंटिफिक नेम है सैलिक्स अल्बा, उस प्लांट के बार्क को, है ना, जो उसकी छाल होती है, उसको बोला लोगों को कि वो लें और उससे उनको पेन रिलीफ या फीवर में रिलीफ मिलेगा। तो लोग लेते थे तो उससे उन्हें आराम मिलता था। अब इसके बाद फिर बकनर साइंटिस्ट आए तो उन्होंने इसी प्लांट से उस कंपोनेंट को आइसोलेट किया और उसका नाम सेलिसिन रख दिया। फिर एक बार फ्लावरिंग पे वर्क हो रहा था, डकवीट फ्लावरिंग पे, तो उसमें क्या देखा गया कि उसके फ्लोएम सैप में कुछ सैलिसिलिक एसिड के मतलब माना गया कि सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। लेकिन फिर ये बोला गया कि फ्लावरिंग फिर उसी सैलिसिलिक एसिड उसी कॉम्पोनेंट को जब शॉर्ट डे प्लांट जेंथियम में दिया गया तो वहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो उस समय ये तो बता दिया गया कि फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल सैलिसिलिक एसिड नहीं है। फिर इसके बाद लेमार्क आए, लेमार्क ने क्या करा, लिलीज पे स्टडी कर रहे थे तो देखा कि लिलीज का जो इंटरनल एरिया है, स्टेमनेरिया है, वहां पे हीट जनरेट हो रही है। फिर इसके बाद वुडो लिली पे वर्क किया गया तो उसके भी जो स्पैडिक्स था वहां पे 14 डिग्री अबव टेम्परेचर था, तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि हीट जनरेट हो रही है। फिर बाद में पता चला कि प्लांट में एक बहुत स्पेसिफिक मैकेनिज्म प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, साइनाइड रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। लेकिन अब ये जब ये साइनाइड रेजिस्टेंस पाथवे चलता है तो उसके लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज। तो ये माना गया कि जो सैलिसिलिक एसिड है ऐसे जीन को इंड्यूस करा देता है जो कि अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज को बनाता है, और जब अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज बनेगा तो ये बाईपास पाथवे चलेगा और चलेगा तो हीट जनरेट होगी। तो इस तरीके से सैलिसिलिक एसिड का एस्टिमेशन किया गया तो देखा गया कि अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65% सैलिसिलिक एसिड उसमें था। ठीक है, किसमें, वुडो लिली के स्पैडिक्स में जब कैलोरीजन का मतलब एस्टिमेशन किया गया तो उसमें देखा गया 60 to 65% कैलोरीजन प्रेजेंट था। तो इस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई। और इसके बाद हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों ने एस्प्रिन सुना होगा। ठीक है, और एस्प्रिन आपको पता है एज ए पेन रिलीफ काम मतलब यूज किया जाता है। अभी तो इतना यूज नहीं होता है लेकिन एस्प्रिन को पेन रिलीफ की तरह यूज किया जाता है। तो एस्प्रिन की भी डिस्कवरी कुछ ऐसी ही है। एस्प्रिन और आप इसका सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए कैसा दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है। मीन्स कि एस्प्रिन क्या है, एस्प्रिन एक तरीके से सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव दिख रहा है। देखिए सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, सिर्फ एसिटिल ग्रुप को लगा दिया गया है यहाँ पे सिर्फ क्या किया गया, एसिटिल ग्रुप को लगाया गया है, तो ये क्या बन गया है कि एस्प्रिन बन गया है। तो एस्प्रिन क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव। और एस्प्रिन को एज ए मेडिसिन आज की डेट में हम लोग सैलिसिलिक एसिड तो नहीं यूज करते हैं लेकिन एस्प्रिन को तो एज ए यूज किया जाता है मेडिसिन। तो इसकी भी ये देखा गया स्टार्टिंग में जब एस्प्रिन की भी डिस्कवरी हो रही थी तो इसके लिए भी ये देखा गया कि ये कहाँ से मिलता है। ये एक प्लांट होता है जिसका नाम स्पाइरिया होता है। ठीक है, उसी से
दिया, ठीक है। इसी प्लांट से एस्प्रिन को निकाला गया था, तो इसी की वजह से इसका नाम एस्प्रिन रख दिया गया। और ये सैलिसिलिक एसिड को रख दिया गया क्योंकि सैलिक्स अल्वा से मिला था, तो इसलिए इसका नाम सैलिसिलिक एसिड रख दिया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव कौन होता है, एस्प्रिन। अब अगर हम लोग सैलिसिलिक एसिड की सिंथेसिस की बात करें, तो क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया कि एक तरीके से फिनोलिक्स कंपाउंड होते हैं, तो जब फिनोलिक्स कंपाउंड हो तो शिकीमेट पाथवे का इन्वॉल्वमेंट होगा। और शिकीमेट पाथवे में हमने आपको बताया था कि क्या फिनाइल एल्निन लाइज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिनाइल एल्निन, मोस्ट ऑफ द फिनोलिक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिनाइल एल्निन से होता है। फिनाइल एल्निन में जो शिकीमेट पाथवे होता है, वो जो उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, फिनाइल एल्निन लाइज। और इसके साथ साथ बाद में फिर पता चला कि एक आईसीएस पाथवे भी होता है, आइसोकोरिस्मेट सिंथेस पाथवे, जिसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिस्मेट सिंथेस पाथवे। जब शिकमिक एसिड बनता था, हमने आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट में बताया था कि जब शिकमिक एसिड बन रहा था तो उसी के बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन सा उस पाथवे में बनता था, कोरिस्मेट। तो आइसोकोरिस्मेट सिंथेस पाथवे भी इन्वॉल्व है, जिसको हम लोग फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे कहते हैं। द कोरिस्मिक एसिड यूज्ड एज अ प्रिकर्सर फॉर बोथ, दोनों के लिए क्या होता है, चाहे ये वाला पाथवे चले चाहे ये वाला पाथवे चले, दोनों के लिए प्रिकर्सर कोरिस्मेट यूज किया जाता है। सैलिसिलिक एसिड इज अ ग्लाइकोसाइलेटेड, मिथाइलेटेड, सल्फोनेटेड और कॉन्जुगेटेड विद डिफरेंट अमाइनो एसिड एंड गेट इनएक्टिवेटेड। अब अगर सैलिसिलिक एसिड के कॉन्जुगेट्स बनाने हों, अभी उसका कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि जैसे बताया कि डिफेंस हार्मोन है, तो डिफेंस हार्मोन है, तो फिर जिस समय कोई ऐसा अटैक होगा तभी काम करेगा। तो उससे पहले वो किस फॉर्म में रह सकता है, ग्लाइकोसाइलेटेड फॉर्म में रह सकता है, मिथाइलेटेड फॉर्म में रह सकता है, सल्फोनेटेड फॉर्म में रह सकता है, या किसी भी डिफरेंट अमाइनो एसिड के साथ कॉन्जुगेशन करके इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है। अब इसके हम लोग अगर फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन में एक तो थर्मोजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोगों ने अभी देख ही लिया थर्मोजेनेसिस के प्रोसेस में, कि वुडो लिली में या फिर क्या कहते हैं, किस तरह से वो हीट जनरेट कर रहा था। तो एन इंक्रीज इन सैलिसिलिक एसिड और एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, अगर हम बाहर से अप्लाई करते हैं सैलिसिलिक एसिड, इंड्यूसेस थर्मोजेनेसिस, क्या करता है, थर्मोजेनेसिस को इंड्यूस कर देता है। क्योंकि सैलिसिलिक एसिड क्या कर रहा है, सैलिसिलिक एसिड अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज को इंड्यूस करा दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव पाथवे चल सकता है। ऐसे increases the activity of alternative respiratory pathway in the mitochondria by inducing expression of alternative oxidase. The electron flow through alternative pathway generate ATP at only one site and unused potential energy is released as heat. ठीक है, जो एनर्जी यूज हो मतलब एटीपी एक जगह बन जाता है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे में, फिर कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो कि बची रहती है, तो उस एनर्जी को हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर दिया जाएगा। प्लांट में तो रखा नहीं जाएगा, नहीं तो प्लांट में मतलब डैमेज हो सकता है, तो उसको हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर दिया जाता है। तो इसीलिए वुडो लिली जो होती है उसके जो इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या होता है कि हीट दिखती है, हीट जनरेट होती है। फिर दूसरा इसका काम क्या है, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। अब क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों के पास इम्यूनिटी है, जैसे मान लीजिए वैक्सीन लगवाया हमने, हाँ, तो वैक्सीन लगवाने के बाद हमारे अंदर उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए क्या होता है कि एक एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है। अब सेकेंड टाइम जब कोई भी उसी तरह का एंटीजन हम अटैक करेगा, तो वो एंटीबॉडी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सेल्स ने पहचान लिया उस एंटीजन को, तो हमारी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्स करेगी और उस एंटीजन को जल्दी से जल्दी किल करने के या ख़त्म करने के या सिस्टम से हटाने की कोशिश करेगी। तो ठीक ऐसे ही प्लांट में भी कुछ मैकेनिज्म होती है, ठीक, तो उसको कहते हैं सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन लीड टू जनरल इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन नोन एज सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है सार। ठीक है, मतलब कि जब कोई इन्फेक्शन होता है तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं। जब आप इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें भी आप हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पैथोजन के या इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्लांट की बॉडी में एक रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है, जिसको बोला जाता है सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। द सिग्नल फॉर सार इज सैलिसिलिक एसिड। अब ये जो सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जनरेट होता है उसके लिए सिग्नल कौन देता है, सैलिसिलिक एसिड देता है, और इट्स वोलेटाइल मिथाइलेटेड डेरिवेटिव मिथाइल सैलिसिलेट। या तो सैलिसिलिक एसिड दे सकता है, या तो इसका जो वोलेटाइल मतलब कि मिथाइल डेरिवेटिव जो होता है, जो कि मिथाइल सैलिसिलेट बनाएगा,
वो वोलेटाइल होता है। तो सपोज कि मान लो प्लांट में यहाँ पे किसी ने अटैक किया है ना, यहाँ पे अटैक किया, तो यहाँ पे अटैक किया तो मान लीजिए सैलिसिलिक एसिड बन गया, तो यहाँ तो इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी, लेकिन अब यहाँ पे जो लीफ है यहाँ पे कैसे इम्यूनिटी जनरेट होगी, तो वोलेटाइल है तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड वोलेटाइल होके सपोज यहाँ पे अटैक हुआ, सैलिसिलिक एसिड बना, मिथाइलेटेड फॉर्म यहाँ भी आ सकता है वोलेटाइल होने की वजह से, तो उस तरह से फिर पूरे प्लांट में इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी, भले ही किसी एक पार्ट पे क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। Then activation of defense related gene and the appearance of their product पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन। तो जब कोई भी प्लांट पे पैथोजन अटैक करता है तो प्लांट में अगर डिफेंस मैकेनिज्म होने लगता है तो उस समय वो कुछ पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन बनाने लगता है जिससे कि प्लांट अपने आप को उससे बचा पाए। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक प्राइमरी इन्फेक्शन दिख रहा है और एक सेकेंडरी इन्फेक्शन दिख रहा है। एक आपको प्राइमरी इन्फेक्शन दिख रहा है और एक सेकेंडरी इन्फेक्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे सार और सैलिसिलिक एसिड मतलब कि सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस और सैलिसिलिक एसिड का कोरिलेशन दिखाया गया। अब जैसे यहाँ पे कोई पैथोजन आया, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शुरू हुआ, जैसे ही हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शुरू हुआ सैलिसिलिक एसिड बनने लगा, सैलिसिलिक एसिड बना तो ये बन के इस तरह से सिस्टमिक के थ्रू, अब सिस्टमिक कौन, फ्लोएम सैप के थ्रू, ठीक है, फ्लोएम सैप के थ्रू। जैसे आपको पता है अभी हम लोग सोल्यूट ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे, तो जब सोल्यूट का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू होता है तो उसके साथ साथ उस सैप में जो फ्लोएम सैप होता है उसमें हॉर्मोन्स भी होते हैं, कई आयंस भी होते हैं, शुगर्स भी होता है, तो वो सब फ्लोएम के थ्रू, जैसे हम लोगों ने फाइटो हार्मोन पढ़ा तो हमने बताया कि नॉन डायरेक्शनल हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम जहां जहां जाएगा वहां वहां ट्रांसपोर्ट होगा, तो फ्लोएम के थ्रू ये इस तरह से यहाँ पे पहुंच सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि अगर सैलिसिलिक एसिड अपने मिथाइल सैलिसिलेट वाले फॉर्म में बन जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, वोलेटाइल फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये वोलेटाइल फॉर्म में आ गया। अब वोलेटाइल फॉर्म में आके ये बगल के प्लांट पे मिथाइल सैलिसिलेट वोलेटाइल है तो यहाँ पे आके इस तरह से यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड आ जाएगा और फिर सैलिसिलिक एसिड जैसे ही बनेगा तो वो सैलिसिलिक एसिड रिस्पॉन्सिव जीन को एक्टिव कर देगा, जिससे कि क्या होगा कि मतलब पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन बनेगी और प्लांट में डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लांट अपने आप को कैसे पूरा बचा लेता है। तो सैलिसिलिक एसिड, अब आपको याद रखना कि सैलिसिलिक एसिड क्या इंड्यूस करता है, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस और थर्मोजेनेसिस। अब सपोज जैसे कोई प्लांट इन्फेक्टेड है तो वहां पे जब कोई प्लांट इन्फेक्टेड होता है तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि 3 हार्मोन होते हैं, सैलिसिलिक एसिड, इथाइलिन, जैस्मोनिक एसिड, ये सिग्नलिंग करना शुरू करते हैं। और हमने आपको लास्ट टर्न पे ये भी बताया था कि इथाइलिन और जैस्मोनिक एसिड का कोरिलेशन है, लेकिन सैलिसिलिक एसिड अपना अलग मैकेनिज्म शो करता है और फिर ये क्या कराता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कराता है और फिर कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, पेप्टाइड्स बनने लगेंगे जो कि प्लांट को सेव करेंगे उस पैथोजन से। फिर द फर्स्ट पैथोजन टू इन्फेक्ट प्लांट, प्राइमरी इन्फेक्शन स्टिमुलेट लोकलाइज हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन एंड सिंथेसाइज। अब देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले पैथोजन ने अटैक किया तो इसको हम लोग प्राइमरी इन्फेक्शन कहेंगे। ठीक है, ये जब प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ मतलब कि यहाँ पे तो प्लांट ने अटैक किया, अटैक करने की वजह से सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस पूरे में क्रिएट हो गया। अब सपोज कि सेकेंड टाइम इन्फेक्शन इस वाली लीफ पर हुआ तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ, तो अब ये क्या हुआ कि इसने पैथोजन को क्या कर दिया, मतलब कि वहां से अलग कर दिया, ये इन्फेक्शन नहीं क्रिएट कर पाया। क्यों? क्योंकि जब प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ था उसी समय इसके अंदर सार क्रिएट हो चुका था, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, जो कि पूरे प्लांट में इस तरह से कैप्चर हो गया था और ये क्या हो गया था, सेकेंडरी इन्फेक्शन शुरू हो गया था। फिर इसके बाद अब द फर्स्ट पैथोजन टू इन्फेक्ट प्लांट इम्यूनिटी, प्राइमरी इन्फेक्शन स्टिमुलेट लोकलाइज्ड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ एसे। द एसे इज ट्रांसलोकेटेड through phloem to other region of plant where it prevents secondary infection by other pathogen, जैसे कि हमने बताया। Alternatively, salicylic acid may be converted methyl salicylic acid, MSA is moderately क्या होता है, SA is MSA क्या होता है, वोलेटाइल होता है, may function as airborne signal, और ये airborne signal दे सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि ये डिफेंस है तो जब बायोटिक मैकेनिज्म हो रहा है, बायोटिक मैकेनिज्म कहने का मतलब यह है कि जब कोई बैक्टीरिया, वायरस इस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर वो कैसे काम करता है। अब देखिए पहले तो आपको ये समझना है कि जब कोई भी प्लांट पे कोई पैथोजन आता है तो वो 3 तरह से वो मीन्स फंक्शन करता है, मतलब 3 तरह में से कोई भी मैकेनिज्म हो सकता है। एक टाइप के पैथोजन ऐसे होते हैं जो कि नेक्रोट्रॉफ होते हैं,
नेक्रोट्रॉफ, हाँ, तो किल सेल देन कंज्यूम न्यूट्रिएंट। नेक्रोट्रॉफ ऐसे पैथोजन होते हैं जो कि प्लांट पे आए, उसके उस पार्ट को, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पार्ट को उसने किल कर दिया है, ठीक है, इतने पार्ट को किल कर दिया है और उसके न्यूट्रिएंट को कंज्यूम कर लिया है। एक्ट एज डिस्टेंस प्रोड्यूस टॉक्सिन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जैसे कि जस्मोनिक एसिड और इथाइलिन सिग्नलिंग जब चलती है तो ज्यादातर उन प्लांट में कैसा पैथोजन ने अटैक किया, नेक्रोट्रॉफ। नेक्रोट्रॉफ का मतलब कि ऐसा पैथोजन जो कि आए, किसी इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन करने के बाद वो क्या करेगा कि उसके जहां पे उसने इन्फेक्शन किया उस एरिया को किल कर देगा और उसके न्यूट्रिएंट को कंज्यूम कर लेगा। तो जैसे कि आप इसको एक ऐसे एग्जांपल समझिए कि एक विलेन होता है, ठीक है। अब विलेन एक ऐसे होते हैं जो कि आए, जो भी भाई पर्सन है घर में, या उसको क्या किया कि उसको मारा और उसका जो भी चीजें हैं उसको कंज्यूम कर लिया। दूसरे टाइप के ऐसे लोग होते हैं कि पहले आए, फिर इसके बाद आने के बाद क्या करेंगे, टॉर्चर करेंगे, ठीक है, टॉर्चर करते रहेंगे। इसके बाद फिर वो क्या करेंगे कि बाद में जाके उसको मार भी देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि पहले वाले में क्या हुआ कि पहले वाले में आए और आके मारा और जो भी उनके पास वैल्यूज थी न्यूट्रिएंट उसको सबको कंज्यूम कर लिया। दूसरे वाले में क्या किया, पैरासिटाइज लिविंग प्लांट टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट, मतलब कि यहीं पे आके, उसी प्लांट में आके पूरा पैरासिटिक इन्फेक्शन कर देते हैं और इसके बाद वो उसको मारते नहीं है, वो धीरे धीरे एकदम बेचारा अपना जो भी होस्ट होता है बिना उसको डेथ किए उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को घटाते रहता है, ठीक। मतलब कि वो इन्फेक्शन हुआ, धीरे धीरे करके उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को ले रहा है लेकिन उसको मार भी नहीं रहा है प्लांट को, ठीक। तो इस तरह के इन्फेक्शन को कहा जाता है बायोट्रॉफ्स, ठीक। तो नाम से ही पता चला, नेक्रो मतलब नेक्रोसिस कर देना, पर्टिकुलर उस एरिया को किल कर देना। बायोट्रॉफ्स मतलब कि जिंदा तो रखना लेकिन उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू को कैसे घटाते जाना। तो जो बायोट्रॉफ्स टाइप का होता है वहां पे चलती है एसए सिग्नलिंग, ठीक है, वहां चलती है एसए सिग्नलिंग। फिर थर्ड कैटेगरी होती है हेमीट्रॉफ्स। हेमीट्रॉफ्स क्या होते हैं कि पहले तो वो आएंगे, पहले वो बायोट्रॉफ्स की तरह काम करेंगे, पहले आएंगे, आने के बाद पहले सारा प्रॉपर्टी जो भी चीजें हैं उनका कंज्यूम करेंगे, जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, और इसके बाद लास्ट में उनको मार देंगे, ठीक। तो ये क्या होता है, ये हेमीट्रॉफ्स होते हैं, मतलब इनिशियली एक्ट एज बायोट्रॉफ्स एंड देन नेक्रोट्रॉफ्स। तो इसमें भी कौन सी होती है, एसए सिग्नलिंग। तो अब आपको क्या समझना है, जो नेक्रोट्रॉफ्स पैथोजन, जो ऐसे पैथोजन होते हैं जो नेक्रोट्रॉफ्स टाइप के होते हैं, उनमें जे और इथाइलिन सिग्नलिंग चलती है। ऐसे पैथोजन जो कि जिनमें क्या होता है, बायोट्रॉफ्स होता है तो उसमें ऐसे सिग्नलिंग चलती है और हेमीट्रॉफ्स में भी ऐसे सिग्नलिंग चलती है। नेक्रोट्रॉफ्स में जो पैथोजन होता है टिश्यू को किल करके उसका जो न्यूट्रिएंट होता है उसको कंज्यूम कर लेता है। बायोट्रॉफ में वो पैरासाइट की तरह काम करता है, मतलब आ जाता है, उस पर्टिकुलर प्लांट को या उस एरिया को किल नहीं करता है, उसको जिंदा भी रखता है, डेथ भी नहीं होने देता है और उसको उसके सारे न्यूट्रिशन को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता रहता है। हेमीट्रॉफ्स में क्या होता है, इनिशियली वो बायोट्रॉफ्स की तरह काम करेगा, पहले तो उसके सारे जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको वो लेगा और बाद में चल के उसको किल कर देगा। तो इस तरह से ये 3 टाइप के इन्फेक्शन होते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं। एक होता है सार और एक होता है, वैसे हम आपको यहाँ पे वैसे सार तो आपको बता ही चुके हैं लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक चीज से आपको कंपेयर करते हैं कि आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। सार और आईएसआर। सार होता है सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस और ये होता है इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस। सार एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब जैसे हमारी इम्यूनिटी नेचुरल प्रोसेस हो गया, और एक हो गया कि जो इंड्यूस कराई जाती है। तो जो सार होती है वो मतलब कि सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस अगर किसी प्लांट में जनरेट हो रहा है तो वो सैलिसिलिक एसिड डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंस होता है, जो किसी भी पर्टिकुलर कोई चीज, जैसे एक होता है कि अगर वैक्सीन ना लगवाते हम लोग, ठीक, तो हमारी बॉडी, भाई किसी को कोरोना हुआ किसी को नहीं हुआ, तो जिसको भले ही सबको ही एक्सपोजर हुआ, सबका इन्फेक्शन जो भी पैथोजन था उससे सबका एक्सपोजर हुआ, लेकिन किसी को कोरोना हुआ किसी को कोरोना नहीं हुआ। तो उसका मतलब क्या है कि जिसको नहीं हुआ और उसका पैथोजन से एक्सपोजर हुआ था, इसका मतलब क्या है कि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा था। तो क्या था कि वो उसका सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस अच्छा है, मतलब ऑलरेडी बॉडी में अच्छा मतलब मैकेनिज्म चल रहा था। और वैक्सीनेशन के बाद भी, जैसे पता चला कि वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ लोगों को कोरोना हो गया था, तो मतलब तो उनको क्या किया गया था, जिन लोगों ने वैक्सीन लिया था उन्होंने क्या किया था, इंड्यूस्ड
सिस्टमिक रेजिस्टेंस, मतलब हम इसको प्लांट के रेफरेंस में आपको समझा रहे हैं, वहां पे ये नहीं होता है, मतलब वहां पे ये टर्म नहीं यूज किया जाता है। प्लांट में हम कैसे आपको समझाएं वो बता रहे हैं। सिस्टमिक इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस, मतलब कि किसी वजह से उसको इंड्यूस करा दिया जाए उसके अंदर रेजिस्टेंस, ठीक है, उस पैथोजन के लिए। तो इसके लिए ऐसे रिस्पॉन्सिबल होता है और इसके लिए जे इथाइलिन। अब जैसे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पैथोजन ने यहाँ पे अटैक किया और सल्फ्यूरिक एसिड बना और इस तरह से यहाँ पे पीआर रिलेटेड प्रोटीन हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंड्यूस सिस्टमिक, ये बैक्टीरिया सॉइल में है, अभी ये सॉइल में है, ये कोई डिजीज नहीं कॉज कर रहे हैं, पैथोजन नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे इन्फेक्शन जब कर रहे हैं, भले ही कोई डिजीज कॉज नहीं हुई, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी जे और इथाइलिन सिग्नलिंग को एज ए, मतलब कि क्या कर रहे हैं, डिफेंस की तरह यूज करने के लिए उसको एक्टिव करा दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, नेक्रोसिस रिएक्शन प्रेजेंट, नेक्रोसिस रिएक्शन एब्सेंट। यहाँ पे कोई नेक्रोसिस नहीं होता है, जैसे हमने आपको ऑलरेडी बताया कि ऐसे सार क्या होता है, ऐसे डिपेंडेंट, आईएसआर क्या होता है, ऐसे इंडिपेंडेंट। इसमें नेक्रोसिस रिएक्शन होती है और इसमें नेक्रोसिस रिएक्शन एब्सेंट होती है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऐसे होता है, इसमें कौन होगा, इथाइलिन और जस्मोनिक एसिड। ये लेस इलास्टिक होता है, ये मोर इलास्टिक होता है, अगेंस्ट बायोट्रॉफ, ठीक, और अगेंस्ट नेक्रोट्रॉफ। जैसा हमने ऑलरेडी बताया कि नेक्रोट्रॉफ वाली सिग्नलिंग कहाँ चलेगी और कहाँ पे बायोट्रॉफ वाली। कंटिन्यूअस इरिटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि लगातार पैथोजन का आपको जरूर, मतलब प्लांट है, अगर एक बार पैथोजन ने अटैक किया तो ऐसा नहीं कि लगातार पैथोजन अटैक करता रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस इरिटेशन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे लगातार जब पैथोजन अटैक करेगा तब वो डिफेंस मैकेनिज्म चलेगा। पीआर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, इस वाले मैकेनिज्म में पीआर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे डिफेंस जीन इन्वॉल्व होते हैं, तो कुछ ऐसे डिफेंस जीन इन्वॉल्व होते हैं। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड दैट इन्फेक्शन ऑफ प्लांट विद नेक्रोटाइजिंग pathogen causing HR often result enhanced resistance to substance infection by variety of fungus, bacteria, viral pathogen. This physiological immunity was termed systemic acquired resistance. किसी भी फंगस, पैथोजन या फिर बैक्टीरिया, वायरस से क्या हो सकता है कि प्लांट के अंदर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इंक्रीज होती है, जिससे कि वहाँ पे क्या होता है कि प्लांट में सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जनरेट होता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हम लोग ऐसे सिग्नलिंग देखते हैं, इसकी सिग्नलिंग मैकेनिज्म देखते हैं। तो सिग्नलिंग मैकेनिज्म में ये देखा गया कि एक NPR1 जीन होता है, ठीक है, NPR1 एक, आप इसको समझ लीजिए कि ये क्या है, ये सेंट्रल प्लेयर है इस ऐसे सिग्नलिंग में। NPR1 जिसका नाम है नॉन एक्सप्रेशन ऑफ पैथोजन रिलेटेड जीन 1, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि जब ऐसे सिग्नलिंग होती है तो क्या बनता है, पीआर प्रोटीन बनती है। तो जब इसको म्यूटेट कर दिया गया होगा तो क्या हुआ होगा कि वो फंक्शन नहीं हो पा रहा होगा ऐसे सिग्नलिंग वाला, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, नॉन एक्सप्रेसर ऑफ पैथोजन रिलेटेड जीन 1। NPR is expressed at low level throughout the plant, but its messenger mRNA level rise some 2 to 3 fold following pathogen infection और सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट। मीन्स कि NPR1 जो होता है प्लांट में थ्रू आउट पूरे प्लांट में पाया जाता है, लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है। लेकिन जब कोई इन्फेक्शन होता है या फिर जब सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट किया जाता है तो NPR का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कितना हो सकता है, 2 to 3 फोल्ड बढ़ जाता है। तो NPR1 बाइंड एसेस ट्रिगर कन्फर्मेशन। अब इसमें NPR में एक C टर्मिनल रीजन होता है, वो C टर्मिनल रीजन इन्विटेड होता है, तो उसको एक्टिवेशन करने के लिए क्या होता है कि ऐसे यहाँ पे NPR1 से कॉपर के थ्रू ऐसे जब बाइंड करता है तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, और जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो यहाँ पे कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं TG और A2, इनसे प्रमोटर बाइंड करके PR पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन को एक्टिवेट करा देता है और इस तरीके से ये काम करने लगता है। ठीक, तो यहाँ पे यही लिखा है, द ऐसे सिग्नलिंग NPR जीन म्यूटेशन टेक प्लेस मोर ससेप्टेबल टू स्यूडोमोनास। अगर देखिए स्यूडोमोनास क्या है, स्यूडोमोनास एक तरीके से बायोट्रॉफ वाला मींस या हेमीट्रॉफ या बायोट्रॉफ की कैटेगरी में आता है।
अब इसमें क्या होता है कि स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन, स्यूडोमोनास क्या, बायोटिक स्ट्रेस, एक बैक्टीरिया है जो कि प्लांट में पैथोजन या प्लांट में डिजीज कॉज करता है, स्यूडोमोनास। ठीक, अब क्या देखा गया कि अगर हम NPR1 जीन को म्यूटेट कर दें, जो NPR1 रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है उसको हमने उस जीन को म्यूटेट कर दिया, तो क्या देखा गया कि वो प्लांट बहुत ज्यादा इस बैक्टीरिया के लिए ससेप्टेबल था। मीन्स कि ससेप्टेबल का मतलब कि इन्फेक्शन बहुत तेजी से हो सकता था। तो इससे ये पता चला कि NPR1 बहुत जरूरी है। तो NPR1 एक रेगुलेटरी प्रोटीन है जो कि जब सैलिसिलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो NPR1 ऐसे पूरे प्लांट में रहता है, लेकिन जब सैलिसिलिक एसिड बढ़ता है, और सैलिसिलिक एसिड कब बढ़ेगा, जब कोई पैथोजन का अटैक होगा या फिर हम बाहर से कोई सैलिसिलिक एसिड का ट्रीटमेंट दे दें, तो NPR1 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है और साथ में इसका C टर्मिनल एंड एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होके ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कराता है और इस तरह से यहाँ पे PR पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है और डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाती है। तो ये बोला गया कि अगर NPR को म्यूटेट कर देंगे तो जो प्लांट था वो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया से ज्यादा ससेप्टेबल था, ज्यादा डिजीज कॉज हो रही थी। दूसरी बात कि एक BHT सब्सटेंस होता है, BHT। BHT सब्सटेंस क्या करता है कि वो एनालॉग होता है BHT का। अगर हम लोग फुल नेम देखें, वैसे आप फुल नेम मत जानिए, बेंजो 1,2,3 थाई डाइजोजोल 7 कार्बोक्सिलिक एसिड एस मिथाइल एस्टर, बहुत लंबा नाम है। बस आप इसका ये समझिए कि BHT केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि SA के एनालॉग होता है, SA के एनालॉग होता है। तो एक पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होती है प्लांट में, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होती है। हाँ, तो वहां पे क्या देखा गया कि पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज में अगर BHT का स्प्रे कर देते हैं तो वहां पे वो डिजीज कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि BHT ऐसे की तरह एनालॉगस है सैलिसिलिक एसिड की तरह, तो BHT भी क्या कराता होगा ऐसे। अब नेक्स्ट हम लोग फाइटोहार्मोन स्ट्रिगोलैक्टोन की बात करते हैं और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि आपको केमिकल कंपोनेंट लग रहा है लेकिन ये भी फाइटोहार्मोन की तरह कंसीडर किया गया है। तो अगर हम लोग स्ट्रिगोलैक्टोन की बात करें, ठीक है, स्ट्रिगोलैक्टोन की बात करें तो स्ट्रिगोलैक्टोन एक्चुअली में क्या होते हैं, तो स्ट्रिगोलैक्टोन के अगर हम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ST, स्ट्रिगोलैक्टोन को, और ये होते हैं ट्राईसाइक्लिक लैक्टोन लिंक्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक, तो कुछ इनका जो फुल नेम है, अभी हम आपको इसका फुल नेम बताएंगे। तो बेसिकली ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कंपाउंड होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिंग भी होती है, तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। ट्राईसाइक्लिक लैक्टोन लिंक्ड टू, ट्राईसाइक्लिक लैक्टोन लिंक्ड टू हाइड्रोक्सी, मतलब कोई एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटेनोलाइड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पूरा होता है। तो ब्यूटेनोलाइड स्ट्रक्चर क्या होता है कि लैक्टोन में लैक्टोन विथ 4 हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बस आप ये समझिए कि ये क्या है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर पाया जाता है लैक्टोन के फॉर्म में। स्ट्रिगोलैक्टोन आर क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन दैट स्टिमुलेट ब्रांचिंग इन प्लांट एंड आर ग्रोथ ऑफ सिम्बायोटिक आर्बिसिकुलर माइकोराइजल फंजाई। ठीक, अब देखिए इसका कैसे मतलब डिस्कवरी कैसे हुआ। ये स्ट्रिगोलैक्टोन को ऐसा माना गया है कि ये ऐसे फाइटोहार्मोन है जो कि प्लांट में ब्रांचिंग क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपने ये माइकोराइजा सुना होगा, ठीक है, माइकोराइजा सुना होगा। तो माइकोराइजा में क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है कि फंगस जो होता है, आर्बिसिकुलर माइकोराइजा जो फंगस होता है, वो प्लांट में अपने फंगल हाइफा को क्या करता है, अंदर इंसर्ट कराता है। ठीक, और इस तरह से उनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जनरेट होता है। सपोज कि ये प्लांट है, तो प्लांट में ये फंगस है, फंगस अपने एक हाइफा को बनाएगा और बनाने के बाद प्लांट के अंदर इंसर्ट कराएगा और इस तरीके से दोनों में सिम्बायोसिस शुरू हो जाती है, मतलब कि आदान प्रदान शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है कि सिम्बायोटिक मीन्स एसोसिएशन हो जाता है। तो स्ट्रिगोलैक्टोन को ऐसा माना गया कि जो ये ब्रांचिंग फैक्टर क्रिएट हो रहा है, ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब कि जो फंगस अपना फंगल हाइफा प्लांट के अंदर इंसर्ट करा, तो पहले तो वो अपना फंगल हाइफा बनाएगा ना, मॉर्फोजेनेसिस होगी ना फंगल हाइफा की। तो जो फंगल हाइफा का मॉर्फोजेनेसिस होता है, जो कि ब्रांचिंग फैक्टर होता है, मतलब कि जो कि इसके अंदर जाता है ब्रांचिंग फैक्टर के थ्रू, तो वो कौन करवाता है, स्ट्रिगोलैक्टोन कराता है। दे आर ऑल्सो डिले शूट ब्रांचिंग
and trigger the germination of parasitic plant seed. It is also smoke of burning material. It is found होगा यहाँ पे, मतलब कि जो बर्निंग सपोज मटेरियल होते हैं उनमें जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, उसमें भी इसको देखा गया, स्ट्रिगोलैक्टोन को. स्ट्रिगोलैक्टोन वर फाउंड इन रूट एक्सुडेट and due to their ability to stimulate germination of seed of parasitic plant Striga lutea. ठीक है, स्ट्रिगा ल्यूटिया एक प्लांट होता है जिसके जब ये जर्मिनेट कर रहा था इसका सीड, तो उसमें इसको इस पैरासिटिक प्लांट में इसको पाया गया, तो स्ट्रिगा ल्यूटिया, इसीलिए इसका नाम स्ट्रिगोलैक्टोन रख दिया गया. जो और इसका जो कॉमन नेम होता है वो विच वीड होता है. अ लैक्टोन इज अ साइक्लिक एस्टर, a condensation product of alcohol group and cyclic group, the same molecule. In fact, strigolactone have 2 lactone rings. इनके पास क्या होती है? 2 lactone rings होती हैं. Examples are estrigol, estrigil acetate, orobenco, orobencyl acetate and sorogallolactone and carricin. ये सब क्या है? स्ट्रिगोलैक्टोन के एग्जाम्पल हैं. अब फिर से सुन लीजिए, स्ट्रिगोलैक्टोन क्या है? स्ट्रिगोलैक्टोन एक ऐसे प्लांट हार्मोन है जो कि प्लांट में ब्रांचिंग फैक्टर को क्या करते हैं? स्टिमुलेट कराते हैं. जब जो ये माइकोराइजा का एसोसिएशन होता है तो उसमें जो फंगल हाइफल का मॉर्फोजेनेसिस होता है उसके वो किसकी वजह से होता है? इसी स्ट्रिगोलैक्टोन की वजह से होता है. तो और इनके ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. तो इसके बाद अब अगर हम लोग इसकी बायोसिंथेसिस की बात करें तो इसकी बायोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए बीटा कैरोटीन 40 कार्बन का है, आइसोमेरेज एंजाइम आया, फिर इसने इस तरह का अरेंजमेंट किया, मीन्स कि जो ये बीटा कैरोटीन था उसमें आइसोमेराइजेशन किया, फिर इसके बाद यहाँ पे क्लीवेज, ऑक्सीडेशन, लैक्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, फिर ये लैक्टोन रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर लास्ट में चलकर ये 19 कार्बन का क्या बन गया? स्ट्रिगोलैक्टोन बन गया. स्ट्रिगोलैक्टोन आर सिग्नलिंग कंपाउंड मेड बाई प्लांट हैव फंक्शन बिलो. कौन कौन से फंक्शन को करता है? यहाँ पे देखिए, जैसे स्ट्रिगोल एक स्ट्रिगोलैक्टोन का एग्जाम्पल है, एक ओरोबेनकॉल है, तो ये दोनों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, है ना. तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लैक्टोन रिंग पाई जाती है तो इसलिए थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ये यहाँ पे दिखाया गया कि जो स्ट्रिगा ल्यूटिया प्लांट है वहाँ पे जो इस फंगस का मीन्स एसोसिएशन होता है उसका ये रियल पिक्चर है. ठीक है. एंड एज इंडोजीनियस हार्मोन टू कंट्रोल प्लांट डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है. एज कंपोनेंट ऑफ रूट के एक्सुडेट से निकलता है, प्रमोट सिम्बायोटिक इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड सॉइल माइक्रोब्स. सम प्लांट दैट आर पैरासिटिक ऑन देयर प्लांट विच इज स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ सीड, क्योंकि इसकी तो डिस्कवरी सीड के जर्मिनेशन में देखा गया. व्हेन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रूट टू सुटेबल होस्ट प्लांट. तो मतलब कि ये क्या क्रिएट कराता है? क्लोज प्रॉक्सिमिटी क्रिएट कराता है होस्ट और कोई भी जो मतलब बैक्टीरिया है उसके लिए. तो इसको स्ट्रिगोलैक्टोन. तो स्ट्रिगोलैक्टोन में बेसिकली आप इसके नाम याद कर लीजिए, और दूसरा ये याद कर लीजिए कि ये लैक्टोन रिंग इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है. तीसरा याद कर लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट ये ब्रांचिंग फैक्टर क्रिएट करता है, और जो आर्बिसिकुलर माइकोराइजा फंगल होते हैं उनमें जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसकी वजह स्ट्रिगोलैक्टोन की वजह से ब्रांचिंग फैक्टर बनता है, जिसकी वजह से ये एसोसिएशन होता है. तो ये स्ट्रिगोलैक्टोन के बारे में इतना ही जान लीजिए. इसके बाद अगर हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो रिसेंट, अब ये बहुत लेटेस्ट रिसर्च में ये पता किया गया है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो भी एक फाइटोहार्मोन की तरह काम करता है. द रिसेंट रिसर्च एस्टैब्लिश दैट NO इज फाइटोहार्मोन दैट इन्फ्लुएंस डाइवर्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट. NO का स्ट्रक्चर यहाँ पे ये दिया हुआ. द मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है. ठीक है. पैथोजन डिफेंस, एबायोटिक स्ट्रेस एंड मोस्ट केसेस इट अचीव्ड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ फाइटोहार्मोन्स. मतलब कि ऐसा देखा गया कि ये अदर फाइटोहार्मोन से इंटरेक्शन करके ज़्यादा फंक्शन को परफॉर्म करता है. इट्स कंपोनेंट ऑफ पैथोजन स्टिमुलेटेड सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे. नाइट्रिक ऑक्साइड जी अब आपको जी प्रोटीन याद होगी. ठीक है. जी प्रोटीन एक होती है, GPCR में क्या होती है, जब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे एक जी प्रोटीन होती है. जी प्रोटीन में 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा. तो ये क्या करती है कि जी अल्फा को स्टिमुलेट कर देती है, और जब जी अल्फा स्टिमुलेट होता है तो आपको पता है कि जब जी अल्फा स्टिमुलेट होगा तो साइक्लिक GMP या साइक्लिक EMP का फॉर्मेशन होता है. और साइक्लिक GMP या साइक्लिक EMP क्या होता है? सेकंड मैसेंजर की तरह काम करते हैं. तो फिर क्या होगा? सिग्नलिंग कराता है. तो नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरह से सिग्नलिंग कराता है कि जी अल्फा को एक्टिवेट करा देता है. सर्व एज सिग्नल हार्मोन
and defense responses. Example, stomata closure, root development, germination, nitrogen fixation, cell death, stress responses. It also regulates plant organelles function, ATP synthesis in chloroplast and mitochondria. तो ये सब इसके फंक्शन